वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। तो इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम था और इसकी प्रारंभिक राजधानी कंचनका यानी नचना और नंदीवर्धन नागपुर थी। बाद में इसकी राजधानी पुरीक और प्रवरपुर बन गई। भारी संख्या में वाकाटकों के ताम्र सिक्के जो है वर्धा क्षेत्र से मिले हैं और रामटेक के मानसर यानी नागपुर में जो स्थित है यहाँ से भी कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं। इसका उद्भव सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में हुआ था और ये विष्णुवृद्ध गोत्र के ब्राह्मण थे। इस वंश के प्रथम शासक विंध्य शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की। उसे हरिशेन के अजंता लेख में वंशकेतु एवं द्विज कहा गया। ठीक है, विंध्य शक्ति के बारे में मिलता है हरिशेन के अजंता लेख में, जहाँ पे उनको द्विज भी कहा गया है, याद रखिएगा। फिर अजंता लेख में विंध्य की उपलब्धियों का काव्यात्मक विवरण मिलता है। फिर है विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक बनता है। ये विंध्य शक्ति का पुत्र और उत्तराधिकारी जिससे सत्ता का वास्तविक संस्थापक और वाकाटकों का गौरव माना जाता है। फिर पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने कुल 60 वर्ष तक शासन किया था और विंध्य शक्ति के वासिम ताम्रपत्र से पता चलता है कि प्रवरसेन की उपाधि कौन सी थी? धर्म महाराज। इन प्रवरसेन की उपाधि धर्म महाराज और इनको पुराणों में प्रवीर कहा गया है। इनके पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह नागा शासक भावनागा की पुत्री से किया गया था। प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की और जबकि सभी शासकों ने महाराजा की मामूली उपाधि ग्रहण की थी। और बाद में जब प्रवरसेन की मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य को उनके चार पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, जो अलग अलग प्रांतों में उन्होंने स्वतंत्र शासन किया। तो ये है डिटेल आपका वाकाटक वंश के बारे में। इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रवरसेन। फिर चलिए उसके बाद आता है गुप्तरोत्तर काल। इसमें पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश राज्यों के बारे में दो प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी। हर्ष चरित्र, जो सम्राट हर्ष का जीवन का वृत्तांत है, जिसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा है, और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा के वृत्तांत से मिलती है। ठीक है, तो इसमें प्रभाकर वर्धन, तो पुष्यभूति राजवंश का चौथा शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था, जिसने वास्तव में पुष्यभूति राजवंश की आधारशिला रखी थी। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन था। इससे पहले के शासकों की उपाधि कौन सी थी? महाराज थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण, राज्यश्री ये उनकी संतान थे और राज्यश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से। फिर है प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन को राजमुकुट मिला, लेकिन गौड़ यानी बिहार बंगाल के शासक शशांक द्वारा विश्वासघात से इसको मार दिया गया, राज्यवर्धन को। ठीक है, उसके बाद प्रभाकर वर्धन के राज्यवैद्य और रसायन ये थे सुसेन और परम सौगात राज्यवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। फिर अगले शासक आते हैं इसमें हर्षवर्धन। राज्यवर्धन को जब विश्वासघात से मार दिया गया था उसके बाद थे हर्षवर्धन। राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। यह उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा हुआ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन था। वह मूलतः शैव था लेकिन बौद्ध धर्म का भी काफ़ी हद तक समर्थन करता था। बौद्धों को उदारता के साथ दान देता था। वह हर्ष के नाम से प्रसिद्ध था और इसको उत्तर का भगवान कहा जाता था। दानशीलता के लिए हर्ष को भारतीय हातिम ये कहा जाता था और ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। ह्वेनसांग द्वारा इनको शिलादित्य कहा जाता था और नहीं तो वैसे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा, उत्तर का भगवान, भारतीय हातिम ये सब इनको बोला जाता था। ये हर 5 साल में प्रयागराज में पवित्र उत्सव मनाते थे और यहाँ पे महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। इस अवसर पर बुद्ध, सूर्य, शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। हर्ष ने 3 नाटक
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्ष की रचनाएं हैं। ये और उन्होंने नालंदा में एक बहुत विशाल मठ बनवाया था। बाणभट्ट, मयूरा, प्रसिद्ध व्याकरणविद भर्तहरि, मतंग दिवाकर ये उनके दरबार के कुशल लेखक थे। ये लोग, इनके साम्राज्य की बात करें तो प्रारंभ में राज्यवर्धन ने प्रभाकर वर्धन पर सफलता प्राप्त की। हालांकि हर्ष ने अपने भाई पर विजय पाई थी। जब राज्यवर्धन का शासक काम हर्षवर्धन के हाथों में सौंपकर मालवा के शासन देवगुप्त और गौड़ के शासक शशांक के खिलाफ यह अभियान में जुट गया। ठीक है, उसके बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या करके उनकी बहन राजश्री को बंधक बना लिया। फिर मालवा की सेना को हरा करके देवगुप्त को मार दिया, और लेकिन दुर्भाग्य से शशांक द्वारा मार दिया गया। शशांक ने बोधि वृक्ष को भी काट दिया था, ये याद रखिएगा, और कन्नौज पर कब्जा किया था। उन्होंने तत्काल कन्नौज पर आक्रमण करके अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया। बाद में हर्ष ने शशांक को भी परास्त किया। ठीक है, हर्ष ने अपने शासनकाल में कई सैन्य लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, जिसमें से पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कन्नौज, मिथिला ये क्षेत्र हर्ष ने अपने कब्जे में लिए थे। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद थानेश्वर, कन्नौज, अहिच्छित्र, श्रावस्ती, प्रयाग वगैरह ये सब इनके संपूर्ण साम्राज्य में, और अपना साम्राज्य है मगध और उड़ीसा तक भी इन्होंने फैला लिया था। इनकी राजधानी मूल रूप से थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसको इन्होंने कन्नौज स्थानांतरित किया था, और नर्मदा नदी जो थी उनके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसके यात्रियों का राजकुमार भी जिसको कहा जाता है, इनकी पुस्तक CUK के लेखक ने 629 से 644 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी, और इनके समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय थे। हर्ष ने उनको हराया था और बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया था। ठीक है, फिर चलिए देख लेते हैं गुप्त एवं गुप्तरोत्तर काल से संबंधित वन लाइनर तथ्य। तो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर संग्रह के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और कारणिक, जो कि आधुनिक समय में रजिस्ट्रार होते हैं, इसके नामक पदाधिकारी थे। गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवक्षी आदि नामों से जाना जाता था, और गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। गुप्त सोने के सिक्के, दिनार नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, और गुप्त काल में विष्टि बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त होता था। गुप्त काल में सबसे बड़े जो अधिकारी थे वो थे कुमारामात्य। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले से प्रचुर मात्रा में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं, बयाना राजस्थान से। और जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त वंश से लेकर स्कंदगुप्त काल तक के प्राप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय काल के हैं। गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला में प्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। सती प्रथा के सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।